हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी केमिस्ट्री का पहला यूनिट पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें पिछले 9 वीडियोस में मैंने आपको इसकी पूरी थ्योरी पढ़ाया है। अब हम इसमें इसके जो क्वेश्चंस हैं, ये बुक है, ये चैप्टर के आखिरी में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जिसमें टोटल 36 क्वेश्चन है, आप देखेंगे बुक में। इन सभी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर यहां पर कराने वाला हूं। तो अगले 3-4 वीडियो में मैं आपको पूरे इसके क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, हिंदी में ही। आप एक काम करिएगा, आप इस वीडियो को देखते समय एक कॉपी ले लीजिएगा, नोटबुक, और उसमें इन क्वेश्चंस के आंसर आप लिखते जाइएगा, क्योंकि इसी से आपकी ये तैयारी पूरी हो पाएगी। अन्यथा ये जो है आपका ठीक से तैयार नहीं हो पाएगा। केवल आप वीडियो देख के रह जाएंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे। तो कृपया इसको आप लिखना चालू करें, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पर लिखवाने वाला हूं आपको, ठीक है। तो इनमें जो 36 क्वेश्चन हैं, इसमें एक लाइन वाले और थोड़े से ज्यादा वाले, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, है ना, और दीर्घोत्तरी, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कई प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे। उन सभी को हमको यहां पर देखना है, ठीक है। तो हम अब शुरू कर रहे हैं, देख सकते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, है ना। H2O, CO2, CH4 जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। तो देखिए, मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करने का सीधा मतलब है कि आप उसका आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए, गणना कर लीजिए, और आणविक द्रव्यमान जितने ग्राम भी आता है, उसमें जितने भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमानों को जोड़ दोगे तो आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। वही उसका मोलर द्रव्यमान है, मतलब उतने ग्राम आप ले लेते हो तो 1 मोल के बराबर वो हो पाएगा, ठीक है। तो H2O में देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का यहां पर 1.008 होता है, और 2 है चूंकि, तो 2 से गुणा कर देंगे। और ऑक्सीजन 1 है जिसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, ठीक है। 1600 लिख दिया है, 16 है एक्चुअली। दोनों को जोड़ देंगे तो 18.016 एटॉमिक मास यूनिट आता है। यही इसका मोलर द्रव्यमान है। जो आणविक द्रव्यमान होता है वही उसका मोलर द्रव्यमान होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कहा है कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान अगर 0.00 समथिंग लिखा है तो आप उसको पूरा लिखें, क्योंकि अगर आपने आधा लिखे, जैसे 1 ही लिखा आपने, तो नंबर इसमें 10 में से 8 दे देगा, मतलब 10 नंबर में से 8 नंबर आपको मिल पाएगा, ऐसा है। CO2 में कार्बन का होता है 12, है ना, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 12.01 ये पूरा लिखेंगे आप, और ऑक्सीजन का 16 है तो इसका 2 कर देंगे, तो 16 दूनी 32 और 12 44, तो 44.01 ये आपका CO2 कहा जाएगा, है ना। CH4 का भी आप जानते हैं, कार्बन का 12.01 है और हाइड्रोजन को 1.008, इन सब का आप जोड़ देंगे, 4 है और 1 है, तो टोटल हो जाएगा 16.042, है ना। तो इतने सारे आपने कैलकुलेट कर लिए हैं यहाँ पर। आणविक द्रव्यमान वही इसका मोलर द्रव्यमान होता है। मतलब कहने का क्या है, जैसे आपको H2O लेना है तो 18 ग्राम अगर आप H2O तौल लेते हो तो वो 1 मोल के बराबर होगा। वैसे ही 44 ग्राम ले लेते हो तो CO2 1 मोल के बराबर होगा, और 16 ग्राम ले लेते हो तो CH4 का 1 मोल होगा। ये है मोलर द्रव्यमान का मतलब। और 1 मोल में 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। मतलब क्या, जैसे H2O का आप 18 ग्राम तौल के ले लेते हो तो उसमें H2O के इतने अणु रहेंगे, CO2 के 44 ग्राम में इतने रहेंगे, CH4 के 16 ग्राम में इतने रहेंगे। जैसे 1 दर्जन में 12 होता है, वैसे 1 मोल में इतना संख्या होता है। अगर आपने पिछले 9 वीडियो मेरे देखे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान निकालिए। तो सोडियम का होता है 22.99, है ना, और 2 सोडियम है तो आपने ले लिया। सल्फर का होता है करीब करीब 32.06। ऑक्सीजन का होता है 16 गुणित 4। इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आता है 142.04, ठीक है। यह सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान है। टोटल हो गया 142.04।
है ना। अब किसी तत्व की द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो यौगिक के 1 मोल में तत्व का कितना भार है और टोटल यौगिक का कितना भार है गुणित 100। जैसे आप सोडियम का निकालिए, देखिए सोडियम का कितना है यहां पर 23 गुणित 2 मतलब 46, ठीक है। और टोटल आणविक द्रव्यमान 142 है ना। तो 23 गुणित 2 बटा 142 गुणित 100 कर देंगे तो ये 32.37% आ रहा है सोडियम का। मतलब इसमें सोडियम का जो द्रव्यमान है वो 32% है, 32.37% सोडियम का वजन है। इसके अंदर जितना वजन है उसमें सोडियम का भार इतना है। सल्फर एक ही है जो कि 32 होता है, आपको पता है 32 बटा 142 गुणित 100 तो 22%, 22.5%। तो सल्फर का यहां प्रतिशत है द्रव्यमान के हिसाब से 22.5%। और ऑक्सीजन का होता है 16 गुणित 4 बटा 142 गुणित 100 तो 45.06, ठीक है। ये आ गया आपका ऑक्सीजन। तो कुल मिला के हमने क्या किया कि जो पदार्थ दिया गया है उसका पहले आणविक द्रव्यमान निकाला हमने, उनमें जितने भी तत्व हैं उन सभी का जोड़ करके आणविक द्रव्यमान निकाल दिया। फिर हर तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है जितने भी हैं, जैसे सोडियम का 23 होता है तो 2 सोडियम है, तो देखिए 23 गुणित 2 कर दिया और उसका टोटल से भाग करके 100 से गुणा कर दिया। वैसे ही सल्फर का एक ही है तो उसका इससे भाग करके 100 कर दिया। इसके ऑक्सीजन के 4 हैं तो 4 का 142 से भाग करके 100 कर दिया। तो इस तरह से द्रव्यमान प्रतिशत आप निकाल सकते हो किसी भी द्रव्य का, किसी भी पदार्थ का, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हुआ। आप लगातार इसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो जो मैं कह रहा हूं आप वैसा करिए तो आपके 11th क्लास के सारे क्वेश्चन जो स्कूल में आएंगे वो भी बन जाएंगे। और इसके 4-5 वीडियो के बाद जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया आपको, उसको कराने के बाद मैं आपको इसके एग्जाम्पलर पे आने वाला हूं। एग्जाम्पलर मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको नीट की तैयारी कराएगा या आईआईटी की तैयारी कराएगा, आईआईटी जेईई की, ठीक है। तो उसकी भी मैं आपको तैयारी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस उसके भी इसमें कराऊंगा अलग से। तो उसके भी 4-5-7 वीडियो बनने वाले हैं। मतलब अभी करीब करीब 10 वीडियो आपके फिर से इसके इसी चैप्टर के आगे बनने वाले हैं, ठीक है। आयरन के नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा इतना आयरन और इतना ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो आयरन का प्रतिशत दिया है 69.9, ठीक है। आयरन का परमाणु द्रव्यमान होता है 56 Fe का, ठीक है। तो अब देखिए 56 ग्राम रहेगा तो एक परमाणु रहेगा, लेकिन टोटल 69.9 ग्राम है। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हम आयरन के इतने ग्राम लेंगे तो आयरन का एक परमाणु रहेगा, लेकिन हमने आयरन के इतने ग्राम लिया है तो टोटल हमारे पास इतने परमाणु हैं। वैसे ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, यानी 16 ग्राम लेंगे तो एक परमाणु आएगा, लेकिन हमने 30.1 ग्राम लिया है। तो टोटल हमारे पास ऑक्सीजन के इतने परमाणु हैं, ठीक है। तो अब हम इसका सरल अनुपात निकालें दोनों का, तो जो कम है उससे भाग कर देंगे। तो 125 के 125 से और 188 का भी 125 से भाग करेंगे। तो जहां पर आयरन जो है 1 है वहां पर ऑक्सीजन 1.5 है। तो इसको अगर 2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि Fe2 है तो O3 है, ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इसको मैं फिर से बता रहा हूं, आप देख लीजिए। सबसे पहले हम आयरन का और इसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, मालूम है अपने को, ठीक है। और दिया कितना है उससे भाग कर देंगे। तो इसके टोटल परमाणु और इसके टोटल परमाणु हमको मिल गए, इस पदार्थ में कितने परमाणु हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जहां पर आयरन का एक परमाणु है वहां पर ऑक्सीजन के 1.5 परमाणु हैं, ठीक है। 125 का एक्चुअली क्या करते हैं कि जितने भी परमाणु हैं उसमें जो सबसे कम संख्या में रहती है उससे सभी को भाग कर देते हैं। जैसे इसमें सबसे कम संख्या इसकी है तो इसी से सबको भाग करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, देख सकते हैं। तो जहां पर आयरन 1 है वहां पर ये 1.5 है, तो आयरन 2 रहेगा तो 3 रहेगा। इसलिए Fe2O3 हो गया इसका मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। ये Fe2O3 मूलानुपाती सूत्र आ गया। तो इस तरह से आप मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, जितना भी परसेंट दिया है
उसको लिख लेंगे और उससे आप तुलना करेंगे कि कितने अणु होने चाहिए इतने ग्राम में, क्योंकि हमें मान के चलते हैं कि मान लो 100 ग्राम पदार्थ है तो उसमें इतने ग्राम ये है और इतने ग्राम ये है, उसके आधार पे हमने लिखा, 100 ग्राम के पीछे लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि परसेंट लिखा है ना, परसेंट मतलब 100 के पीछे, तो 100 ग्राम टोटल लेंगे तो उसमें आयरन इतने ग्राम और ऑक्सीजन इतने ग्राम, उसके आधार पे हमने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए जब, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। पहला क्वेश्चन, 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है और 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। अब दोनों में अंतर यह है कि इसमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इसमें ऑक्सीजन लिमिटेड है। अब इन दोनों का हमको कैलकुलेशन करना है। तो कार्बन जलेगा तो कैसे बनेगा पहले देख लीजिए। तो कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो CO2 बनाएगा, ठीक है। अब कैसे जलेगा, 1 मोल कार्बन यानी 12 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन यानी 32 ग्राम में जलेगा तो 1 मोल CO2 यानी 44 ग्राम बनेगा CO2। अब ध्यान दीजिए, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलेगा तो 44 ग्राम CO2 बनेगा। अब यहां पर देखिए पहला लिखा है 1 मोल कार्बन को जलाया गया, तो 1 मोल कार्बन को जलाओगे तो 44 ग्राम CO2 बनेगा। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, 1 मोल कार्बन को जलाने से 44 यानी 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम कार्बन है, इसको जलाओगे तो 1 मोल CO2 यानी 44 ग्राम CO2 मिलेगा, ठीक है। अब ये मात्रा पूछा है तो आप मोल में भी दिखा सकते हो, ग्राम में भी दिखा सकते हो। अगर 1 मोल कार्बन को पर्याप्त हवा में जला रहे हो तो फिर 1 मोल CO2 यानी 44 ग्राम मिलेगा। लेकिन 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जला रहे हो तो 16 ग्राम में जलाओगे तो इससे आधा मिलेगा यानी 22 ग्राम मिलेगा, क्योंकि हमको 32 ग्राम में जलाना था, 32 ग्राम में जलाते तो 44 ग्राम मिलता यानी 1 मोल मिलता, लेकिन 16 ग्राम में जलाए हो तो आधा मोल मिलेगा CO2, ठीक है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। पहला है, हवा में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है, इस कारण से ज्वलन पूर्ण होता है, तो 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 बराबर 44 ग्राम, मैंने पहले ही बताया 44 ग्राम बनेगा शुरू में। दूसरा, इस स्थिति में ऑक्सीजन एक सीमांत अभिकर्मक है, क्योंकि कम है तो इसी से चलेगा। 0.5 मोल कार्बन के जलेंगे और 32 ग्राम ऑक्सीजन से उत्पन्न CO2 44 ग्राम है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न CO2 जो है इससे आधा रहेगा, ठीक है। तो 22 ग्राम CO2 हमको मिलेगा। तो मैं पहले ही बता दिया कि अगर ऑक्सीजन 32 ग्राम लेते हो तो 44 ग्राम CO2 मिलेगा, ऑक्सीजन 16 ग्राम लोगे तो इससे आधा मिलेगा। ये तो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। तो इसको अब आप कैलकुलेशन को देख लीजिए, सीधा सीधा 44/32 गुणित 16 करोगे तो 22 ग्राम मिल जाएगा आपको। तो सिंपल क्वेश्चन है यहां पर भी, ठीक है। नेक्स्ट है, सोडियम एसीटेट का 500 ml 0.375 मोलर जली विलयन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान इतना ग्राम है, ठीक है। बहुत बढ़िया दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट करके पहले ही दे दिया है मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आप इतने ग्राम लेकर के 1 लीटर बनाते हो तो 1 मोल होगा, ठीक है। लेकिन आपको आधा लीटर बनाना है और वो भी 0.375 मोलर, मतलब 1 मोलर बनाना रहता तो इससे आधा कर देते तो 500 ml में 1 मोलर बन जाता, ठीक है। लेकिन 0.375 करना है तो इंटू 0.375 और कर देंगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 0.375 कर देंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। तो देखिए कैसा है, जली विलयन की मोलरता निम्न समीकरण से व्यक्त की जा सकती है। देखिए क्या है, W बराबर m/v बाई 1000, थोड़ा ध्यान देंगे, m/v, ठीक है। यहां पर मोलरता आपको दिया है 0.375 निकालना है, ये m हुआ, 0.375 m हुआ, ठीक है। और मोलर द्रव्यमान है m डैश क्या है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान दे दिया है 82.0245, ठीक है, ये दे दिया मोलर द्रव्यमान। और आयतन आपको निकालना है 500 ml, तो ये V जो है 500 ml हो गया, है ना।
तो अब W कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब मानों को इसमें रख दीजिए तो W कैलकुलेट हो जाएगा 15.38 ग्राम। तो 500 ml में सोडियम एसीटेट के 15.38 ग्राम घोलोगे तो उसका जो मोलरता है 0.375 आएगा। अब इस पूरे कैलकुलेशन में ये जो एक फार्मूला है आपको नया फार्मूला मिला, ये हमने कहीं पर थ्योरी में नहीं पढ़ा है, आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो इसमें जो कैपिटल M है ये विलियन की मोलरता है और M डैश जो है ये परमाणु मोलर द्रव्यमान है उस पदार्थ का और V आयतन है। तो बहुत बढ़िया एक फार्मूला दिया है, ये फार्मूला हमने कहीं पर नहीं पढ़ा है, हमने दूसरे तीसरे तरीके से इसको निकाला था। आप इस फार्मूले पे रख के निकालेंगे तो आपको बिल्कुल पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको भी अपनी कॉपी में लिखेंगे ठीक से, ठीक है। सांद्र साइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर में सांद्रता परिकलन कीजिए जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69% हो और जिसका घनत्व 1.41 ग्राम मोल पर लीटर हो, ठीक। अब क्या क्वेश्चन है देखिए, एक तो 1 लीटर में कितने मोल घुले हैं इसको परिकलन करना है आपको, प्रतिशत दे दिया है। मान लो 100 ग्राम लेते हैं तो 69 ग्राम उसमें ये पदार्थ है सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है। तो देखिए क्या है, दिया गया प्रतिशत 69% है, का मतलब 100 ग्राम विलियन आप लेते हो तो उसमें 69 ग्राम नाइट्रिक अम्ल घुला है, यही मतलब है उसका प्रतिशत का मतलब। नाइट्रिक अम्ल का पहले मोलर द्रव्यमान निकालिए, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल क्या है, HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक। तो इसमें हाइड्रोजन का है 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 गुणित 3, तो टोटल हो गया 63 ग्राम पर मोल, ये ठीक है। मोलर द्रव्यमान हो 63 ग्राम। 69 ग्राम शुद्ध नाइट्रिक अम्ल जो विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित है में उपस्थित मोलों की संख्या। देखिए अगर इतना ग्राम रहता तो 1 मोल होता, लेकिन है इतना ग्राम जो थोड़ा ज्यादा है। 63 ग्राम रहता तो 1 मोल होता, लेकिन है 69 ग्राम, तो 69 बटा 63 कर दोगे तो कितने मोल हुआ, 1.095 मोल। मतलब 100 ग्राम विलियन में नाइट्रिक अम्ल के 1.095 ग्राम 1.095 मोल्स उपस्थित है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है। 100 ग्राम HNO3 विलियन का आयतन कितना है, तो द्रव्यमान बटा घनत्व, क्योंकि घनत्व थोड़ा ज्यादा है तो आयतन कम हो जाएगा। ध्यान रखिए घनत्व ज्यादा होने से आयतन कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाने से आयतन ज्यादा हो जाता है। तो द्रव्यमान है 100 और घनत्व है 1.41, तो 70.92 मिलीलीटर होगा। मतलब 100 ग्राम जो विलियन है वो 71 ml के आसपास है ना। और सांद्रता कितना हुआ, सांद्रता आप देखिए चूंकि 1.095 मोल्स घुले हुए हैं, ये देखिए इसमें, और कितने ml में, 70.92 ml में, मतलब कितने लीटर में, तो बटा 1000 कर देंगे तो वो लीटर हो जाएगा, तो 0.07092 लीटर में, ठीक है। तो टोटल उत्तर आ गया 15.44 मोल पर लीटर घुला हुआ है, मतलब मोलरता हुआ ये। तो सोचिए कि 1 लीटर में अगर 1 मोल घोलते हैं तो उसकी मोलरता 1 होती है, और यहां पर करीब करीब 15.5 मोल घुले हुए हैं, तो बहुत ज्यादा गाढ़ा विलियन है ये नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है। 1 मोल घोले रहते तो उसका मोलरता 1 होता, लेकिन यहां पर 15.5 मोल है, तो बहुत ज्यादा गाढ़ा विलियन है। तो इसको आप समझ गए कैसे करना है ना। 69% घुला है 100 ml में, मान लो तो 69 ग्राम घुला है, ठीक है। और मोलर द्रव्यमान 63 आता है, मतलब इतना घुला रहता तो 1 मोल घुला रहता, लेकिन घुला इतना है तो मतलब इतना मोल घुला है 100 ग्राम में, ठीक है। और आयतन हुआ 70 ml और उसकी मोलरता हुई 15.44। तो इस तरह से इसका हम निकालते हैं कितने मोल घुले हैं और वो कितने ml बना है, ठीक है, मोलरता कितनी है ये हम निकालते हैं, ठीक है। अब 7वां प्रश्न है,
100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, अब इसमें आपको प्रतिशत निकालना है, कॉपर का प्रतिशत कितना है उतने ग्राम आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट का मोलर द्रव्यमान निकालिए। तो कॉपर का है 63.5 और सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का है 16, तो टोटल हो गया 1595 ग्राम। सॉरी, कितना हुआ, 159.5 होना चाहिए। ठीक है, वही तो मैं बोला कैसे इतना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 159.5 ग्राम ये हुआ। ठीक है, ये आया कॉपर सल्फेट का मोलर द्रव्यमान। मतलब क्या कि एक मोल यानी 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर के 63.5 ग्राम उपस्थित हैं। अगर कॉपर सल्फेट इतने ग्राम लेते हो तो उसमें कॉपर इतना है, और कॉपर आपने 100 ग्राम लिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 63.5 भाई इतना गुड़ी 100 कर देंगे तो आपको इतना ग्राम। कुल मिला के क्या कहना चाहता है कि अगर कॉपर सल्फेट के इतने ग्राम लेते हो तो उसमें कॉपर इतना है, कॉपर सल्फेट का 100 ग्राम लेते हो तो उसमें कॉपर इतना आएगा। ये तो सिंपल प्रतिशत निकालने वाला फार्मूला है। इसमें मेन आपको जानकारी रखना है मोलर द्रव्यमान का। अगर मोलर द्रव्यमान आप निकालना जान गए हैं और आपको याद है ये 159.5 है, ठीक है, तो ये आएगा इतना। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत 69.9 और 31.1 ग्राम है। इसको पहले भी हम निकाल चुके हैं, आपको याद होगा, शुरू में ही एक क्वेश्चन था, है ना। प्रश्न 3 का हल देखिए मूलानुपाती सूत्र के लिए प्रश्न 3 हम निकाल चुके हैं। तो मूलानुपाती सूत्र Fe2O3 आ गया है। ठीक है, अब इसमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, Fe2O3 का आप द्रव्यमान निकालिए। तो आयरन का होता है 55.85 गुणित 2 कर दीजिए, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो गुणित 3 कर दीजिए, तो 159.7 ग्राम आया। मतलब Fe2O3 का जो आणविक द्रव्यमान है 159.7 आया। ठीक है, अब इसमें हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाहते हैं। आणविक सूत्र ज्ञात करो लिखा है, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया। ठीक है, कैसे निकला, तो मोलर द्रव्यमान बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान है 159.8 और मूलानुपाती सूत्र का है 159.7। एक्चुअली जो मोलर द्रव्यमान है वो फिक्स रहता है 159.8, लेकिन अगर आप मूलानुपाती सूत्र से निकाले हैं तो 159.7 आया है, तो लगभग बराबर आया है, तो 1 आ गया। दिए गए ऑक्साइड का आणविक सूत्र भी Fe2O3 आएगा। ये आणविक सूत्र ही पूछ रहा है, तो मूलानुपाती सूत्र आणविक सूत्र दोनों बराबर हैं, क्योंकि उतना ही मोलर द्रव्यमान और मूलानुपाती द्रव्यमान दोनों आया है। तो दोनों मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र दोनों एक जैसा है। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। देखिए, अब क्लोरीन जो है ये वाला मैं आपको करा चुका हूं ऐसे थ्योरी में, फिर भी एक बार बता रहा हूं। क्लोरीन का 35 वाला और 37 वाला, ये दोनों कितने कितने प्रतिशत है, देखिए 75.77 और 24.27, मतलब ये 75.5 या 24.5 के आसपास है। ठीक है, अब इनका मोलर द्रव्यमान आप निकालिए, तो कितना आ रहा है, ये 35 और ये 37 है, तो टोटल मतलब 35 और 37 इतने के बराबर है। एक्चुअली 35 के बजाय 34.9689 और 37 के बजाय 36.9659 इतना होता है। ठीक है, तो प्रकृति में ये इतना प्रतिशत है, ये इतना प्रतिशत है, तो दोनों को गुणा करके भाग करेंगे। तो देखिए यहां पर कैसे किए हैं, जो पहला वाला 35 वाला है यानी 34.96 वाला है वो 75.77 प्रतिशत है, तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, प्लस दूसरा वाला इतना, इन दोनों को गुणा करिए, इन दोनों को गुणा करिए। ठीक है, और दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस करके जोड़ दीजिए दोनों को, वही किया हमने, और भागित करके इन दोनों को जोड़ के इससे डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल आ गया 35.4527 यानी 35.5। आपको बता दें कि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 लिया जाता है कैलकुलेशन में हमेशा, है ना, क्योंकि क्लोरीन का 35 वाला और 37 वाला ये 75.5 और 24.25% के आसपास रहता है। ठीक है,
तो ये दोनों को कैलकुलेट करोगे तो इतना आ रहा है। तो कैसे कैलकुलेट किए, तो इन दोनों को मतलब इसका गुणा और इसका गुणा कर दिए और जितना आंसर आया दोनों को जोड़ दिए, ऊपर में लिख दिया देखिए जोड़ करके, अब भागित करके इन दोनों को जोड़ के इससे भाग कर दिए तो आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं। एथेन C2H6 के 3 मोलों में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। 3 मोल ले रहा है। कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या 3 दूनी 6 आ जाएगा, हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या 6 त्रिक 18 आ जाएगा और एथेन के अणुओं की संख्या 3 आ जाएगा 3 मोल में। ठीक है, ये देखिए पहला है 1 मोल एथेन में कार्बन परमाणु के 2 मोल हैं। ठीक है, तो 3 मोल में कार्बन के हो जाएंगे 6 परमाणु, वही बताया मैंने 3 दूनी 6 है ना। दूसरा क्वेश्चन हाइड्रोजन के 6 हैं तो 3 6 त्रिक 18 हो जाएंगे, ये देखिए 18 है ना। और एथेन का 1 है तो 3 मोल में 3 आ जाएंगे। ठीक है, 1 मोल एथेन में उपस्थित अणु, देखिए अब ये एवोगैड्रो संख्या को भी दिखा रहा है ना यहां पर, क्योंकि अणुओं की संख्या पूछ रहा है, मोल की संख्या नहीं पूछा है, क्योंकि 1 मोल में अणुओं की संख्या इतनी होती है। यहां पर 3 मोल है तो गुणित 3 कर दीजिए, इसका 10 टू पावर 23 है ना, ये 10 टू पावर 23 है। ठीक है, तो 3 इंटू 6.02 टू 10 टू पावर 23, इसका आंसर निकालोगे तो 18.066 10 के घात 23, ये 10 के घात 23 है। ठीक है, और ये भी 10 के घात 23 है, ध्यान रखेंगे आप इसको। तो ये उत्तर आ गया आपका। अणुओं की संख्या पूछा है, मोल तो 3 आ रहे हैं, गुणित 3 आ गया, मोल 3 मोल आ गए, और 1 मोल में अणुओं की संख्या इतनी होती है, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। 36 क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे। एक्चुअली क्या है, कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी, और बाकी जो है लघु उत्तरी, एक लाइन वाले, 2 लाइन ऐसे हैं। तो कोशिश करेंगे कि 3 या 4 वीडियो में हम इसको पूरा खत्म कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में 11th क्वेश्चन को लेकर के हम आगे पढ़ेंगे, है ना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, और थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जो हिंदी मीडियम के मित्र हैं आपके, उनमें शेयर कर दें कृपया, है ना। इससे मेरे चैनल का थोड़ा सा व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आपके हेल्प से, तो थोड़ा जल्दी मोनेटाइज हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा हेल्प करेंगे, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।